पेज 20 पेज का उदाहरण देखते हैं। उदाहरण 1, किसी आयत की परिमिति 40 सेमी है। आयत की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से 2 सेमी अधिक है, तो आयत की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखो, आज का जो प्रश्न है वो कैसा है, शाब्दिक प्रश्न है। और शाब्दिक प्रश्न करने के लिए मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले प्रश्न में जो ज्ञात करना है उसमें से एक को x दूसरे को y मानो। तो प्रश्न में क्या क्या ज्ञात करना है, लंबाई ज्ञात करना है, चौड़ाई ज्ञात करना है। इसलिए माना आयत की लंबाई x सेमी तथा चौड़ाई y सेमी है। तो लंबाई को x मान लिया, चौड़ाई को y। अब उसने क्या बोला, आयत की परिमिति 40 सेमी है। अब आयत की परिमिति का सूत्र क्या होता है, आयत की परिमिति का सूत्र होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई, ये सूत्र होता है। यहां देखिए, इन्होंने वही पहली शर्त यही है, ये हमारी पहली शर्त है कि किसी आयत की परिमिति 40 सेमी है। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने लिखा पहली शर्त के अनुसार। तो ये लाइन इन्होंने नहीं लिखा है, आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं लाइन कि आयत की परिमिति बराबर 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। अब देखिए 2 ब्रैकेट में लंबाई की जगह पे x और चौड़ाई की जगह पे y। तो देखिए यहाँ पे 2 ब्रैकेट में लंबाई की जगह पे x प्लस चौड़ाई की जगह पे y, और ये बराबर कितना दिया है, 40 सेमी। आयत की परिमिति कितना दिया है, देखिए परिमिति दिया है 40। तो परिमिति 40 दिया है, 2 लंबाई मतलब x, चौड़ाई मतलब y। तो समीकरण बन गया ना, 2 ब्रैकेट x प्लस y इक्वल टू 40। देखिए 2 ब्रैकेट में x प्लस y इक्वल टू 40। तो ये वाली लाइन इन्होंने यहाँ पे नहीं लिखा है, सूत्र वाला। आप लिखोगे तो अच्छा माना जाएगा, क्योंकि कभी कभी उस पर मार्क्स रहता है तो मार्क्स कट हो जाता है। अब यहाँ देखिए एक स्टेप और यहाँ पे इन्होंने गायब किया है, पर वो स्टेप पे मार्क्स नहीं होता। ये देखिए, इस 2 को इधर 40 के बटे में लेके आइए, तो उधर x प्लस वाई बचेगा, क्योंकि 2 का गुणा है, उधर जाएगा तो भाग में। तो ये 2 से काटेंगे तो 20 आएगा। इस तरीके से x प्लस वाई इक्वल टू 20, ये देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 20, ये समीकरण 1 बन गया। क्या किया है, 2 का गुणा है, उधर जाके भाग दे देंगे, 40 में 2 का भाग देंगे तो 20 आएगा। अब दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त क्या बोल रहे हैं, दूसरी शर्त पढ़िए, लंबाई चौड़ाई के दुगुने से 2 सेमी अधिक है। क्या बोल रहा है, पहले लंबाई, तो यहां देखिए मैं यहां लिख देता हूं, क्या बोला है, दूसरी शर्त में बोला है लंबाई किसके बराबर है, चौड़ाई के दुगुने से 2 सेमी अधिक। तो लंबाई किसके बराबर है, चौड़ाई के दुगुने, दुगुने बोले था 2 का गुणा, से कितना अधिक, 2 अधिक। 2 अधिक है तो +2, कम बोलता है तो माइनस, अधिक बोलता है तो प्लस, गुणे बोलता है तो गुणा। जैसे चौड़ाई का दुगुना बोला तो 2 का गुणा, अधिक बोला तो प्लस। लंबाई मतलब क्या होता है, लंबाई मतलब क्या है, देखिए यहाँ से x है, तो लंबाई की जगह x, चौड़ाई y है, तो चौड़ाई की जगह y गुणे 2 धन 2। इस तरीके से x इक्वल टू 2y प्लस 2। इधर देखिए वही लिखा है, इसने डायरेक्ट लिखा है। मैंने जो यहाँ 3 स्टेप में किया, उसने डायरेक्ट यहाँ पे स्टेप किया है। तो आप जानते हैं कि गाइड में और उदाहरण में ऐसा डायरेक्ट स्टेप्स करते हैं। तो यही स्टेप जो मैं यहाँ निकाल के दिखाया, देखो यहाँ डायरेक्ट किया है, x इक्वल टू 2y प्लस 2। अब प्लस 2y बराबर किधर आएगा, तो -2y हो जाएगा।
तो जब ax तो पहले से ही है और ये प्लस 2i है, बराबर इधर आएगा तो माइनस 2i, उधर बचेगा क्या 2। ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1, समीकरण 2, दोनों समीकरणों को हल करेंगे। हल करके x और y का मान ज्ञात करेंगे। अब इन्होंने यहां बोला कि समीकरण 1 तथा 2 को निश्चयक विधि से हल करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि जब ऐसे शाब्दिक प्रश्न आते हैं तो यहां जब ये दो समीकरण बनते हैं, इन दोनों समीकरणों को हल करने के लिए आप कोई भी विधि का यूज कर सकते हो। आप चाहे गुणांक समान करने की विधि से करो, आप चाहे मान रखने की विधि से करो, या फिर आप क्रैमर के नियम से निश्चयक की विधि से कर सकते हैं। इन्होंने यहाँ पे इसको निश्चयक की विधि से हल किया है, पर आप इसको गुणांक समान करने की विधि से करेंगे तो भी वही आंसर आएगा, मान रखने की विधि से करेंगे तो भी वही आंसर आएगा। यहाँ पर आप फ्री है कोई भी विधि यूज करने के लिए। तीनों ने निश्चयक विधि से किया है। देखिए समीकरण 1 लिखा, उसके नीचे समीकरण 2, a1 b1 c1 a2 b2 c2। a1 का मान है यहाँ 1, b1 1, c1 20, a2 1, b2 -2, c2 2। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं a1 1, b1 1, c1 20, a2 1, b2 -2, c2 2। तब हम क्या निकालते हैं, पहले d निकालते हैं। तो d में क्या होता है, d निकालते हैं तो पहले d के लिए क्या सूत्र होता है, d के लिए सूत्र होता है a1 a2 b1 b2। अब देखिए a सूत्र यहाँ उसने नहीं लिखा, डायरेक्ट मान रखा है, तो आप डायरेक्ट रख सकते हैं, पर बेस्ट है कि आप सूत्र लिख के करें। a1 a2 b1 b2, तो देखिए a1 a2 मतलब 1 1 और b1 b2 मतलब 1 -2। फिर ये तीर गुणा किया, 1 का -2 से गुणा, बीच में -1 का 1 से, ये प्लस और माइनस का गुणा माइनस, 2 1 के 2, a माइनस 1 1 के 1, माइनस माइनस जोड़ा जाता है बड़ी संख्या का चिन्ह, 2 1 3, बड़ी संख्या के सामने माइनस। फिर निकालेंगे dx। तो dx कैसे निकालते हैं, dx का फॉर्मूला होता है c1 c2 b1 b2। ये देखिए c1 c2 फिर b1 b2, तो 20 2 1 ऋण 2, 20 2 1 ऋण 2। फिर तीर गुणा, 20 का -2 से गुणा, ऋण बीच में 1 का 2 से, तो प्लस और माइनस का गुणा माइनस, 20 दूना 40। देखिए प्लस और माइनस का गुणा माइनस, 20 दूना 40, और यहाँ ये वाला माइनस, 2 1 के 2, माइनस माइनस जोड़ा जाता है बड़ी संख्या का चिन्ह, 40 2 42, बड़ी संख्या के सामने माइनस। फिर dy, ऐसे ही क्या होता है dy, a1 a2 c1 c2, a1 a2 c1 c2, 1 1 22, तो यहाँ 1 1 22, 1 का 2 से गुणा, बीच में माइनस, 20 का 1 से, 2 1 के 2, और ये माइनस, 20 1 के 20, प्लस माइनस घटता बड़ी संख्या का चिन्ह, 20 में से 2 गया 18, बड़ी संख्या के सामने माइनस है तो माइनस। अब सूत्र क्या होता है, x इक्वल टू dx अपॉन डी, y इक्वल टू dy अपॉन डी। तो x इक्वल टू dx और d का मान देखेंगे। dx का मान है -42 और d का -3, तो यहाँ -42 अपॉन -3, ये माइनस माइनस कट जाएगा, 42 में 3 का भाग देंगे तो 42 में 3 का भाग देंगे तो 14 आएगा। इस तरीके से x का मान आ गया 14। अब y का देखते हैं, y इक्वल टू dy अपॉन डी है, तो dy का मान कितना है, -18, d का मान कितना है, -3, इधर -18 बटे -3, माइनस माइनस कट जाएगा, 3 6 18, y का मान कितना आएगा 6। इस तरीके से आंसर हो जाएगा। x मतलब लंबाई है, y मतलब चौड़ाई है, तो आयत की लंबाई 14 सेमी, चौड़ाई 6 सेमी। अगला देखेंगे, यहाँ पे घड़ी दी गई है, यहाँ एक ऐसा बना है सेल सेल सेल, घड़ियां बनी हुई है। मेरे पास कुछ घड़ियां कांटे वाली है, कुछ डिजिटल घड़ियां हैं, वो मुझे सस्ती कीमत पर बेचनी है। तो हमें पहले दिन का बिक्री दिया है कि कांटे वाली घड़ी 11 बिकती है, डिजिटल घड़ी 6 बिकती है, तो मुझे कितना प्राप्त होता है, 4330 रुपए। दूसरे दिन की बिक्री दिया है, कांटे वाली घड़ी 22 बिकती है, डिजिटल घड़ी 5 बिकती है, मुझे कितना पैसा प्राप्त होता है, 7330 रुपए प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन है, तो मेरे द्वारा बेची हुई प्रत्येक प्रकार की घड़ियों का मूल्य कितना होगा।
मतलब कुल मूल्य हमें पता करना है मेरे द्वारा बेची हुई प्रत्येक प्रकार की घड़ी। मतलब कि हमें पता करना है कि कांटे वाली एक घड़ी का मूल्य कितना, डिजिटल एक घड़ी का मूल्य कितना। प्रत्येक मतलब हर, प्रत्येक मतलब उसमें से दोनों में से दोनों, प्रत्येक मतलब प्रति एक, मतलब कि पहला और दूसरा दोनों अलग अलग। तो हमें कांटे वाले घड़ी का भी मूल्य पता करना है, डिजिटल घड़ी का मूल्य पता करना है। तो यहां देखिए इसने हल किया है। माना कि कांटे वाली एक घड़ी का मूल्य x रुपए और डिजिटल घड़ी का मूल्य y रुपए है। तो कांटे वाली घड़ी का मूल्य कितना, x रुपए, एक घड़ी का, कांटे वाली एक घड़ी का मूल्य x रुपए और एक डिजिटल एक घड़ी का मूल्य y रुपए। तो कांटे वाली एक घड़ी का मूल्य x रुपए है और डिजिटल एक घड़ी का मूल्य y रुपए है। तो यहाँ पे देखिए कांटे वाली 11 घड़ी है तो कितना हो जाएगा, 11x रुपए, और डिजिटल 6 घड़ी है तो 6y रुपए हो जाएगा। तो एक यहाँ पे समीकरण बनेगा 11x धन 6y बराबर 4330। और यहाँ से दूसरा समीकरण बनेगा, एक घड़ी का मूल्य x रुपए है तो 22 घड़ी का 22x हो जाएगा। इसका एक घड़ी का मूल्य डिजिटल का y रुपए है तो 5 डिजिटल घड़ी का 5y हो जाएगा। तो 22x धन 5y पूरा मिला के कितना, बराबर 7330। ये देखिए दो समीकरण बन गया ना, एक 11x प्लस 6y पहली शर्त से, प्रथम शर्त के अनुसार 11x प्लस 6y इक्वल टू 4330 और दूसरा 22x धन 5y बराबर 7330। अब इन दोनों समीकरणों को हल करना है। हल करने के लिए कोई भी विधि का आप यूज कर सकते हैं। जैसा मैंने बोला, ये समीकरण हल करने के लिए आप गुणांक समान करने की विधि से कर सकते हैं, मान रखने की विधि से कर सकते हैं, या फिर क्रैमर के नियम से कर सकते हैं। इन्होंने कौन सी विधि से यहाँ पे किया है, यहाँ पे उन्होंने गुणांक समान करने की विधि से किया है। क्योंकि दोनों में देखेंगे यहाँ पे, तो ये देखिए ये इसमें 11 है, इसमें 22 है, तो इसमें 2 का गुणा करके इसको 22 बना सकते हैं। समीकरण 1 को 2 से गुणा करने का, इसमें 2 से गुणा कर दिया तो 2 से गुणा करेंगे 22x, इसमें 2 से गुणा करेंगे 6 दूना 12y, और 4330 का इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 8760 आएगा। अब ये भी 22x, ये भी 22x, लेकिन दोनों का समान चिन्ह है तो अपने आप नहीं कटेगा, तो चिन्ह बदलने की जरूरत है। तो लिखेंगे घटाने पर, समीकरण 2 तथा 3 को घटाने पर। समीकरण 2 लिख दिया, समीकरण 3 लिख दिया। घटाएंगे तो ये देखिए ये माइनस चिन्ह बता रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो घटाते तो चिन्ह बदलता है, यहाँ प्लस है। अब देखो यहाँ इसने प्लस प्लस लगा के रखा है, यहाँ प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। तो प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये वाला प्लस तो लगाएंगे, ये दोनों प्लस लगाने की जरूरत नहीं। तो ये देखिए ये 22x कट जाएगा, ये प्लस और माइनस घटता है, 12 में से 5 जाएगा 7y, बड़ी संख्या के सामने माइनस, ये भी प्लस और ये माइनस घटेगा। तो 8760 में 7330 घटाएंगे तो वह 1330 आएगा, बड़ी संख्या के सामने माइनस। फिर यहाँ देखिए डायरेक्ट कर दिया है, ये ऋण 7 का इधर आके भाग होगा, तो y बराबर ऋण 1330 बटे ऋण 7, ये माइनस माइनस कट जाएगा और 7 का इसमें भाग देंगे तो 190 आएगा। y का मान आ गया। अब ये जो y का मान 190 आया, आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, 1 2 3 में, उन्होंने 1 में रखा है। y का मान समीकरण 1 में रखने पर पहले समीकरण 1 क्या है लिख देंगे उसको, 11x प्लस 6y इक्वल टू 4330, देखिए लिख दिया। यहाँ पे y का मान 190 है तो y की जगह 190 रख दिया, 11x प्लस 6y की जगह 190, इसका गुणा करेंगे 6 से तो इतना आएगा। ये प्लस से इधर जाके माइनस कर देंगे, यहाँ देखो एक स्टेप गायब किया है, प्लस उधर जाके माइनस करेंगे तो 4330 में 1140 घटाएंगे तो ये आएगा 3190। फिर 11 का गुणा उधर जाके भाग करेंगे, यहाँ पे भी एक स्टेप गायब किया है, 11 का उधर भाग करेंगे, 11 से इसमें भाग देंगे तो आएगा 290। तो ये देखिए x का मान भी आ गया और y का मान भी आ गया। तो हमें आंसर पता चल गया कि कांटे वाले एक घड़ी का मूल्य 290 रुपए है और डिजिटल एक घड़ी का मूल्य 190 रुपए है। तो कांटे वाली एक घड़ी का मूल्य 290 रुपए तथा एक डिजिटल घड़ी का मूल्य 190 रुपए है। ये 2 उदाहरण आपका हो गया, एक पेज 21 का था और दूसरा पेज 22 का।